हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़े भैया और सनोज दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। मैं अनु शर्मा माता जी की नर्स हूँ। माता जी जब बड़े भैया के यहाँ से वापस आई थी, एकदम चुस्त दुरुस्त थी। खूब हंस कर बाबूजी को बता रही थी कि क्या खाया क्या पिया किसने पकाया। बड़े भैया जब भी कनाडा से भारत आते, माँ को अपने फ्लैट पर ले जाते और पंजाब से अपनी छोटी बहन मीनू को भी बुला लेते। कई सालों से यह सिलसिला चल रहा है। महीना भर के लिए मेरी भी मौज हो जाती, मैं भी उधर ही रहती। माता जी पिछले 4 सालों से मेरे ऊपर ही पूरी तरह निर्भर थी। 90 साल की उम्र ठहरी, शरीर के सभी जरूरी काम बिस्तर पे ही निपटाने पड़ते थे। वैसे देखा जाए तो सनोज और उनकी पत्नी मंतोष को सेवा करनी चाहिए। माँ बाप के घर में जो रह रहे हैं, कभी काम नहीं जमाया, एक तरह से बाबूजी का ही सब हथिया कर बैठ गए हैं। मंतोष बीबी जी भी एकदम रूखी है, पता नहीं कैसे संस्कार पाए हैं। औरत होते हुए भी इनका दिल कभी अपने सास के प्रति नहीं पसीजता, बस अपने पति और बच्चों से मतलब या पति की गांठ से। इधर कई महीनों से माताजी रात को आवाज़ लगाती थी तो सनोज का परिवार सुनी अनसुनी कर देता था। एक दिन बाबूजी ने सनोज के बच्चों को फटकारा तो वह कहने लगे कि ऊपर तक आवाज़ सुनाई नहीं देती। आवाज़ लगाना फिजूल हुआ तो माताजी ने कटोरी पर चम्मच बजाकर घंटी बना ली। इस पर मंतोष बीबी जी ने यह कहकर कटोरी की जगह प्लास्टिक की डिब्बी रखवा दी कि कटोरी बजा बजा कर बुढ़िया ने सिर में दर्द कर दिया। मैं ड्यूटी पर आई तो माताजी ने कहा कि अनु, तूने मुझे रात को खाना क्यों नहीं दिया। मैं बोली कि खाना तो मैं बनाकर जाती हूँ और आनंद आपको दोनों समय खाना खिलाता है। मैंने ऊपर जाकर छोटी बहू मंतोष से पूछा तो वह बोली, अरे इस बुढ़िया का तो दिमाग चल गया है, खाऊं खाऊं हमेशा लगाए रखती है। खाना दिया था या भूल गई। अगले दिन बाबूजी से पूछा तो वह कहने लगे कि डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है, रात का खाना खिलाने से इनका पेट खराब हो जाएगा। ताकत की दवाइयाँ दे गया है, आनंद खिला देता है। मैंने माताजी से पूछा, डॉक्टर आपको देखने आया था लेकिन आपने तो नहीं बताया। माताजी हैरान होकर बोली, कौन सा डॉक्टर? अरे मैं तो डॉक्टर चमन को दिखाती थी, पर उनके मरे हुए तो 2 साल हो गए। दूसरे किसी डॉक्टर को ये इसलिए नहीं दिखाते कि मुझ पर इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। उन्हें मेरे सामने ही ले लो। वह बोली, कौन सी गोलियाँ? मरने को बैठी हूँ, झूठ क्यों बोलूँगी। 3 दिन से रात का खाना बंद कर दिया है मेरा। जा पूछ क्यों किया ऐसा। मैंने तरस खाकर जल्दी से एक अंडा उबाला और डबल रोटी का एक स्लाइस लेकर अपने घर जाने से पहले उन्हें खिला दिया। अगले दिन मेरी आफत आ गई। सनोज बाबू ने मुझे डांटा और कहा कि जो वह कहेंगे वही मुझे करना पड़ेगा। रात को उन्हें पखाना कौन कराएगा। मैंने दबी जबान से दलील दी कि भूख तो जिंदा इंसान को लगती ही है। चिल्ला पड़े तो मुझे सिखाएगी। मैं भी मकान जायदाद वाली हूँ, घर से कमज़ोर नहीं हूँ। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, छोटा दर्जी की दुकान करता है, उसी की कमाई से फीस भरती हूँ। दोनों मुझे यहाँ कभी ना आने देते, मगर माताजी मेरे बिना रोने लगती हैं। मैं हूँ भी कद काठे से तगड़ी। माताजी 80 किलो की वजन की ज़रूर होंगी। उन्हें उठाना बैठाना आसान काम तो नहीं, और मैं कर भी लेती हूँ। एक बार कनाडा से माताजी जिमर फ्रेम लेकर आई थी, जो वजन में हल्का और मजबूत था। माताजी उसे पकड़कर चल लेती थी, अंदर बाहर भी हो जाती थी। पर तभी छोटी बहू के पिताजी को लकवा मार गया। अतः उन्होंने जिमर फ्रेम अपने पिताजी को भिजवा दिया। बड़े भैया जब अगली बार आए तो अपनी माँ को एक पहिएदार कुर्सी दिला गए। मैं उसी पर बैठाकर उनको नहलाने धुलाने बाथरूम में ले जाती थी। मगर 2 साल पहले जब आनंद ने कंप्यूटर खरीदा तो मंतोष बीबी जी ने उसकी पुरानी मेज माताजी के कमरे में रखवा दी, जिससे व्हील चेयर के लिए रास्ता ही नहीं बचा। बड़े भैया कनाडा से आते तो अपनी माँ के लिए ज़रूरत का सब सामान ले आते। भाभी जी सफाई पसंद है, एकदम कंचन सा सास को रखती। भाभी जी अपने हाथ से माता जी की पसंद का खाना बनाकर खिलाती।
बाबूजी बड़े भैया के घर नहीं जाते थे। सनोज ने कुछ ऐसा काम कर रखा था कि बाप बेटे से जुदा हो गया। बाबूजी के मन में अपने बड़े बेटे के प्रति कैसा भाव था, यह तब देखने को मिला। जब भैया माताजी से मिलने आए तो बाबूजी पर्दे के पीछे चले गए। इसके बाद ही बड़े भैया ने अलग मकान लिया और माँ को बुलवाकर उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे। तब मेरी भी खूब मौज रहती। वह मुझे 24 घंटे माताजी के पास रखते और उतने दिनों के पैसों के साथ इनाम भी देते। फिर जब उनके कनाडा जाने का समय आता तो वह माताजी को वापस यहाँ छोड़ जाते और वह फिर उसी गंदी कोठरी में कैद हो जाती। भाभी जी की लाई हुई सब चीज़ें एक एक कर गायब हो जाती। मैंने एक बार इस बात की बाबूजी से शिकायत की तो उल्टा मुझ पर ही दोष लगा दिया गया। मैंने जवाब दे दिया कि कल से नहीं आऊँगी, दूसरा इंतज़ाम कर लो। मगर माताजी ने मेरे नाम की जो रट लगाई कि उनका चेहरा देखकर मुझे अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। खाना तो रोज़ बनता है इस घर में, बाबूजी को खातिर से खिलाते हैं, मगर माँ जी के लिए 2 रोटी नहीं है। यह वही माँ है जिसने किसी को कभी भूखा नहीं सोने दिया। देवर, ननद, सास, ससुर, बच्चे सब संग ही तो रहते थे। आज उसी का सबसे लाडला बेटा उसे 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी न दे, क्या कोई दुश्मनी थी? माताजी की सहेली भी मैं ही थी। एक दिन उनसे पूछा तो कहने लगी कि बाबूजी की ये खातिर वातिर कुछ नहीं करते, सब नीयत के खोटे हैं। बाबूजी के बैंक खाते में करोड़ों रुपए हैं, इसलिए उन्हें मस्का लगाते हैं। मैं ठहरी औरत जात, 2-4 गहने थे, उन्हें बेटी के नेक जोग में दे बैठी। इन पर बोझ नहीं डाला कभी। अब मैं खाली हाथ खर्चे ही तो करवा रही हूँ, रोज़ दवाइयाँ, डॉक्टर। ऊपर से मुझे दोष लगाते हैं कि तू मेरे गहने परायों को दे आई। आज सनोज अपनी बीवी को 5,000 रुपया महीना जेब खर्च देता है। मेरा आदमी इसे देखकर भी नहीं सीखता। पहले तो ऐसा रिवाज नहीं था, औरतों को कौन जेब खर्च देता था। माताजी की बाबूजी से नहीं बनती, कैसे बने? शराबी का अपना दिमाग तो होता नहीं, सनोज के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। 10वीं में बेटा फेल हुआ तो उसे अपने साथ दुकानदारी में लगा लिया और पीना भी सिखा दिया। अब उसी नालायक से यारी निभा रहे हैं। माताजी कहती थी कि देखना अनु, जिस दिन मेरी आंखें बंद हो जाएगी, यह बाप की रोटी पानी भी बंद कर देगा। बाप को बोतल पकड़ाकर निचोड़ रहा है ताकि जल्दी मरे। माताजी कोसती कि इतनी बड़ी कोठी कौड़ियों की मोल बेच दी और इस दबड़े जैसे घर में आ बैठा जहाँ ना हवा है ना रोशनी। कमरे में तो सूरज के ढलने या उगने का पता ही नहीं चलता। ऊपर से मंतोष ने सारे घर का कबाड़ यही फेंक रखा है। माताजी रोज अपनी कोठी को याद करती थी। सुबह चिड़ियों को दाना डालती थी, सूरज को निकलते देखती, पौधों को सींचती। लोकाट और आम के पेड़ थे, लाल फूलों वाली बेल थी। बड़े भैया के बच्चे सामने चबूतरे पर खेलते थे। बड़े भैया अच्छा कमाते थे, सारे घर का खर्च उठाते थे। सारा परिवार एक छत के नीचे रहता था और यह सनोज की बहू डोली से उतरने के 4 दिन बाद से ही घुराने लगी। अपने घर की कहानी सुनाते सुनाते माताजी रो पड़ती। इस बार बड़े भैया जब आए तब जाने क्यों बाबूजी खुद ही उनसे बोलने लगे। भाभी जी ने पाँव छुए तो फल उठाकर उनके आंचल में डाल दिए। पास बैठकर घंटों अच्छे दिनों की यादें सुनाने लगे। जब वह लोग माताजी को अपने फ्लैट पर लेके गए तो मैंने देखा कि उस रोज़ बाबूजी पार्क की बेंच पर अकेले बैठे रो रहे थे। मैं रुक गई और पूछा क्या बात हो गई, तो कहने लगे कि अनु, आज तो मैं लुट गया। मेरा एक डिविडेंड आना था। सनोज फॉर्म पर साइन करवाने कागज लाया था, मगर मैंने कुछ अधिक ही पी रखी थी। उसने बीच में सादे स्टाम्प पेपर पर साइन करवा लिए। नशा उतरने के बाद अपनी गलती पर पछता रहा हूँ। अरे यह सनोज किसी का सगा नहीं है। पहले बड़े भाई के संग काम करता था तो उसे बर्बाद किया। वह तो बेचारा मेहनत करने पर देश चला गया। मुझसे कहता था भाई ने रकम दबा ली है और भाग निकला है। मैं भी उसे ही अब तक खुदगर्ज समझता रहा, मगर बेईमान यह निकला। मैंने कहा अभी भी क्या बिगड़ा है, सब कुछ तो आपके पास है। बड़े को उसका हक दो और अभी कनाडा देखो। वह हताश होकर बोले अनु, कल तक सब था, आज लुट गया हूँ, क्या मुंह दिखाऊंगा उसे। मुझे लगता है कि मैंने इस बार बड़े से बात कर ली तो छोटे के जलन में मुझे बर्बाद कर दिया। मन में आया कह दो कि आपको तो रुपए की बोरी समझकर संभाल रखा है, माझी पर कुछ नहीं है।
इसलिए उन्हें बड़े भाई के पास बेरोक टोक जाने देता है। मगर मैं क्यों इतनी बड़ी बात जबान पर लाती। होली की छुट्टियों में मैं गांव गई थी। जाते समय जमादारिन से कह गई थी कि माताजी को देख लेगी। 4 दिन बाद गांव से लौटी तो देखा माताजी बेहोश पड़ी थी। बड़े भैया 1 माह की दवाइयाँ खाने का दिन समय आदि लिख कर दे गए थे। डॉक्टर चमन को टैक्सी भेजकर बुलवाया था, जिसे इन लोगों ने मरा बता दिया था। माताजी देखकर हैरान रह गई थी। डॉक्टर साहब ने हंसकर कहा था, उठिए माँ जी, स्वर्ग से आपको देखने के लिए आया हूँ। बाबूजी ने मुझे बताया कि जब से तू गांव गई, सनोज ने एक भी दवाई नहीं दी। कहने लगा कि आनंद और विनोद की परीक्षाएं हैं, उसके पास दवा देने का दिन भर समय नहीं, और मुझे तो ठीक से कुछ दिखता नहीं। माताजी ब्लड प्रेशर की दवा पिछले 55 साल से खाती आ रही हैं। मुझे बाबूजी से मालूम हुआ कि दवा बंद कर देने से उनका दिल घबराया और सिर में दर्द होने लगा, तो सनोज ने आधी गोली नींद की दे दी थी। उसके बाद ही इनकी हालत ख़राब हुई है। मैंने माताजी की यह हालत देखी तो झटपट बड़े भैया को फ़ोन लगाया। सुनते ही वह दौड़े आए। बड़ी भाभी ने हिला डुलाकर किसी तरह उठाया और पानी पिलाया। माताजी ने आंखें खोली, थोड़ा मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया। सुखी रहो, सदा सुहागिन बनी रहो, बस यही उनके आखिरी बोल थे। अगले 7 दिन वह जिंदा तो रही, पर ना खाना मांगा, ना उठकर बैठ पाई। डॉक्टर ने कहा, सांस लेने में तकलीफ है, चम्मच से पानी बराबर देते रहिए। मैं बैठी रही, पर उन्होंने आंखें नहीं खोली। ज़्यादा हालत बिगड़ी तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। सनोज झट से बोला, देख लो बाबूजी, क्या फ़ायदा ले जाने का, पैसे ही बर्बाद होंगे। तभी बड़ी भाभी ने अंग्रेजी में बाबूजी को डांटा कि आप इनके पति हैं। यह घड़ी सोचने की नहीं, बल्कि अपनी बीवी को उसके आखिरी समय में अच्छे से अच्छे इलाज मुहैया कराने की है। अभी इसी वक्त उठिए, आपको कोई कुछ करने से नहीं रोकेगा। 2 दिन बाद माताजी चल बसी। उनका शव घर लाया गया। मोहल्ले की औरतें घर आई तो मंतोष बीबी जी ऊपर से उतरी और दुपट्टा आंखों पर रखकर रोने का दिखावा करने लगी। अंदर माँ जी को नहलाने धुलाने का काम मैंने और बड़ी भाभी ने किया। बड़े भैया ने ही उनके दाह संस्कार पर सारा खर्च किया। कल माताजी का चौथा था। कॉलोनी के नागरिक सभा की ओर से सारा इंतजाम मुफ्त में किया गया। पंडाल लगा, दरी बिछाई गई, रस्म के मुताबिक। सनोज को सिर्फ चाय बिस्किट खिलाने थे। सुबह 11 बजे मैं घर पहुंची तो देखा बाबूजी उसी पलंग पर लेटे हुए थे जिस पर माताजी लेटा करती थी। मैंने उन्हें उठाया, कहा कि पलंग की चादरें भी नहीं बदलवाई अभी किसी ने। यह सुनते ही सनोज चिल्लाए, तेरा अब यहाँ कोई काम नहीं, निकल जा, होली की छुट्टी लेनी जरूरी थी। मार डाला ना मेरी माँ को, अब 4 दिन का नागा काट कर हिसाब कर ले और दफ़ा हो। माताजी को किसने मारा यह इस परिवार के लोगों को अच्छी तरह पता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा हिसाब। मैं चिल्ला पड़ी थी। मेरा रोना निकल गया, पर मैं रुकी नहीं। लंबे लंबे डग भरकर लौट पड़ी। बाबूजी मेरे पीछे पीछे आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे। भर्राए गले से बोले, अब मेरी बारी है अनु।